नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की लोक भारती की किताब में से जो दूसरी इकाई है, उस दूसरी इकाई का जो दूसरा पाठ है, उस दूसरे पाठ में जो 2 लघु कथाएं दी गई है, इनका अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत 2 लघु कथाएं यह पूरक पठन है जिसे नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने लिखा है। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम लोग लेखक का परिचय देखते हैं। नरेंद्र कौर छाबड़ा ये जानी मानी कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सारी लघु कथाएं तथा जो इनकी लघु कथाएं हैं वे विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। छाबड़ा जी की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जिनमें से मेरी चुनिंदा लघु कथाएं ये प्रमुख है। अब हम लोग प्रस्तुत गद्य संबंधी देखेंगे। यहाँ पर नरेंद्र कौर छाबड़ा जी ने 2 लघु कथाएं दी है। सबसे प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि हम लोग बड़ी बड़ी दुकानों में, मॉल या होटलों में जाते हैं तो वहां जाने पर कोई मोल भाव नहीं करते हैं। वहां के लोग जितने पैसे कहते हैं उतने पैसे चुपचाप दे देते हैं और सामान लेकर वापस चले आते हैं। इसके बिल्कुल उलट जब हम रेहड़ी वालों या फेरी वालों के सामान खरीदते हैं तो वहां पर हम मोलभाव करते हैं। हमें इस सोच से बचाने के लिए लेखक ने अर्थात लेखिका ने यह पाठ लिखा है। चलो, तो सबसे पहले इस कहानी को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लेखिका कहती है कि इस साल बहुत भीषण गर्मी पड़ी थी। दिन में तो अंगारे की तरह धूप थी, लेकिन रातों में भी तपी वायु के झोंके इस तरह परेशान करते थे कि उस परेशानी और उमस से हमें चैन भी नहीं मिलता था। सोचा, अर्थात लेखिका सोचती है कि ऐसे अशोभनीय वातावरण से बचने के लिए, अर्थात घुटन भरे मौसम से थोड़ी सी राहत पाने के लिए लेखिका कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर जाने की बात सोचती है। जैसे दिमाग में विचार आया, तुरंत उसकी अमलबजावनी भी की। अगले ही सप्ताह लेखिका पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़ती है। 2-3 दिनों में ही उनके मन को उस गर्मी से राहत मिलती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ के जो हरे भरे पहाड़ है, वे इस तरह खड़े थे जैसे कि वे गर्व से कहते हैं कि देखो हम किस तरह से हरे भरे हैं। उन वृक्षों की दीर्घता वहां सिद्ध होती थी। पहाड़ों की शांतता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करने वाले झरने भी वहां पर थे। और इस सारे वातावरण से लेखिका का मन जो है वह पर्याप्त रूप से बदल जाता है। ऐसे ही एक दिन शाम के वक्त लेखिका अपने परिवार के साथ किनारे पर, झील के किनारे पर घूमने के लिए निकलती है। वहां पर एक भुट्टे वाला भुट्टा बेचता है। लेखिका से कहता है कि साहब भुट्टा ले लेंगे। अब साहब जो है उन्हें वह कहता है कि भुट्टे कैसे है, देखो एकदम गर्मा गर्म है, मैं आपको गर्मा गर्म भून कर मसाला लगाकर ये भुट्टे दूंगा। सहज ही मैंने पूछा कि कितने रुपए का है। तब भुट्टे वाला कहता है कि 5 रुपए का। अब लेखक कहते हैं कि 5 रुपए का, हमारे यहाँ तो वह सिर्फ कम पैसों में आता है, यानी
2 रुपए में आता है, शहर में 2 रुपए में आता है, तो तुम यहाँ 3 ले लो। भुट्टे वाला कहता है कि नहीं साहब, 5 से कम में तो मैं नहीं दूंगा। अब लेखक सोचता है कि इतना महंगा है तो मैं नहीं लूंगा। वह उसे कहता है कि रहने दो, और लेखिका का सारा परिवार आगे बढ़ता है। फिर एकाएक उनके दिमाग में कुछ विचार चलते हैं और पैर ठिठक जाते हैं। लेखक सोचते हैं कि हम जैसे कई सारे सैलानी पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए उसके लिए खर्च करते हैं, अच्छे अच्छे होटलों में रुकते हैं, बड़ी बड़ी दुकानों से बिना दाम पूछे महंगी महंगी कुछ चीजें खरीदते हैं, और गरीब से 2 रुपए के लिए कितनी झिझक करते हैं। कितने कंगाल है हम लोग। क्या है हम लोग? कितने कंगाल है। उल्टे कदम वापस आते हैं, उस भुट्टे वाले के पास जाते हैं, उसे 20 रुपए देते हैं और उससे 4 भुट्टे खरीदकर अपनी राह पर चल पड़ते हैं। जब उससे भुट्टे खरीदते हैं तब लेखक के मन को फिर से एक बार सुकून मिलता है। तो इस तरह से प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने क्या कहा है कि हम लोग मॉल, होटल, इन बड़े बड़े दुकानों में जब जाते हैं तो बिना पूछे, बिना मोल भाव किए जितने पैसे बताते हैं उतने पैसे देकर सामान लेकर आते हैं। लेकिन फेरी वालों से जब हम सामान खरीदते हैं तो किस तरह से मोल भाव करते हैं। हमारी इसी सोच को बदलने का प्रस्तुत कंगाल नामक लघु कथा के माध्यम से लेखिका ने प्रयत्न किया है। अगली इसी पाठ में जो दूसरी लघु कथा दी गई है, जिसका नाम है सही उत्तर। प्रस्तुत लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यह लेखिका ने बताया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। तो चलो बच्चों, अब हम लोग प्रस्तुत कहानी को देखेंगे। अब यह दूसरी कथा है जिसका नाम क्या है? सही उत्तर। यहाँ पर लेखिका कहती है कि एक व्यक्ति है, अर्थात एक नवयुवक है, जिसने कई सारे स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन अर्थात अर्ज दिया है। उसने बहुत सारे इंटरव्यू भी दिए हैं, अर्थात साक्षात्कार भी वह दे चुका है। उसके पास प्रमाणों की बहुत बड़ी फाइल है, लेकिन वह फाइल भी उसे नौकरी की सफलता देने में नाकामयाब रही थी, क्योंकि हर जगह क्या है? भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, और योग्यता होने के बावजूद भी उस बेचारे नवयुवक का चयन नहीं होता है। हर ओर से वह निराश हो चुका था। इस भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ नहीं था। फिर भी वह साक्षात्कार के लिए जाता ही था। आज फिर उसे एक जगह साक्षात्कार के लिए जाना था। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार वह बड़े विश्वासों से आगे वाले लोगों के सामने रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके हिस्से में सिर्फ असफलता आई थी। अर्थात ईमानदार होने के बावजूद, देश प्रेमी होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिली थी। साक्षात्कार के लिए उसके सामने जो प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ था, उसमें से एक अधिकारी उससे पूछता है कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? अब नवयुवक उत्तर देता है। देखो कितना सुंदर उत्तर दिया है उसने। वह कहता है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह, अर्थात लकड़ी को लगने वाला जो कीड़ा है उसे घुन कहा जाता है। तो भ्रष्टाचार क्या है? एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है।
इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो भ्रष्टाचार एक कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है यह उत्तर सुनकर, और उत्सुकता भी निर्माण होती है, और फिर उसके तर्क में उन्हें थोड़ी रुचि पैदा होती है। दूसरा अधिकारी अगला प्रश्न पूछता है, तो फिर रिश्वत को आप क्या मानते हैं? नवयुवक उत्तर देता है कि रिश्वत तो भ्रष्टाचार की वाहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजन, परिचित और मित्रों को कुछ भेंट देते हैं, अर्थात उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। अर्थात रिश्वत किसके जैसी है? उपहार जैसी है। लेकिन उपहार हम क्यों देते हैं अपने रिश्तेदारों को या परिचितों को या मित्रों को? तो उपहार देकर हम केवल खुशियां या कर्तव्य का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन इससे अधिक जो उपहार है इसका कोई हेतु नहीं है। लेकिन रिश्वत क्या है? तो रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी इत्यादि कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी हम समाज के माथे पर कलंक ही है। यानी जिस तरह से भ्रष्टाचार कलंक है देश पर, उसी तरह से यह जो रिश्वत है यह समाज पर एक कलंक जैसा ही है। इसका समर्थन हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। यह उत्तर वह नवयुवक देता है और वहां से तेजी से बाहर निकल आता है। अब ऐसा उत्तर देने के बावजूद उसे पता है कि मेरा यहाँ चयन नहीं होगा। भीतर बैठे हुए अधिकारी जिन्होंने इस नवयुवक के भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी के बारे में विचार सुने थे, वे थोड़ा गंभीरता से विचार विमर्श करने लगे और उसके बाद युवक के सही उत्तर की उन्होंने दाद दी, प्रशंसा की और उसका चयन कर लिया। आज वह युवक समझ गया कि सत्य कुछ समय के लिए तो परेशान हो सकता है, निराश हो सकता है, लेकिन वह कभी परास्त अर्थात हार नहीं सकता है। इस तरह से दूसरी लघु कथा के माध्यम से लेखिका ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यह लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। इसलिए हमें कभी भी रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस तरह से इन दो लघु कथाओं के माध्यम से हम लोगों ने लेखिका नरेंद्र कौर छाबड़ा जी के विचार सुने। अब आपके लिए गृह कार्य है कि प्रस्तुत दो लघु कथाएं पूरक पठन की जो लेखिका है नरेंद्र कौर छाबड़ा जी, उनका आपको परिचय लिखना है, उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखने हैं तथा प्रस्तुत गद्य संबंधी आपको जानकारी लिखनी है और प्रस्तुत पाठ में आए हुए नए शब्दों का अर्थ लिखना है। धन्यवाद।